हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम जेन ऑस्टेन की सबसे फेमस नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस की समरी डिस्कस करेंगे। जेन ऑस्टेन ने 20 साल की एज में अक्टूबर 1796 में फर्स्ट इम्प्रेशन लिखना शुरू किया था, जिसे आज हम प्राइड एंड प्रेजुडिस के नाम से जानते हैं। उन्होंने इसे 10 महीने बाद अगस्त 1797 में कंप्लीट किया था और इसे 28 जनवरी 1813 में पब्लिश किया गया था। इस नॉवेल की थीम है लव, रेपुटेशन, क्लास, मैरिज और वेल्थ। प्राइड एंड प्रेजुडिस एक क्लासिक रीजेंसी और रोमांस नॉवेल है। अब हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं। जेन ऑस्टेन का जन्म 16 दिसंबर 1775 और उनकी डेथ 18 जुलाई 1817 में हुई थी। जेन ऑस्टेन इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं और वह मेनली उनके 6 फेमस नॉवेल्स की वजह से जानी जाती है। उनके फेमस वर्क्स हैं सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मैन्सफील्ड पार्क और एमा। इस नॉवेल को अच्छे से समझने के लिए पहले हमें इसके कैरेक्टर्स देखने होंगे। सो आवर फर्स्ट कैरेक्टर इज़ मिसेस बेनेट। यह थोड़ी सिली वुमन है जो अपनी बेटियों की शादी किसी अमीर घर में करना चाहती थी। नेक्स्ट है मिस्टर बेनेट, जो एजुकेटेड हैं और संयम से फैसला लेने वाले व्यक्ति हैं। अब इन दोनों हस्बैंड वाइफ की 5 बेटियां हैं और एक भी बेटा नहीं है। इनमें से सबसे बड़ी जेने बेनेट, जो कि खूबसूरत, शालीन और अच्छी लड़की है। उससे छोटी एलिजाबेथ बेनेट, जो इस नॉवल की हीरोइन है। पूरी नॉवल इसी लड़की पर बेस्ड है। यह लड़की बहुत समझदार, स्मार्ट और अट्रैक्टिव है और लोगों को समझने की अच्छी परख रखती है। लेकिन जो इसकी परख है लोगों को समझने की, वो डार्सी को समझने में थोड़ी सी मात खा जाती है। अब तीसरे नंबर की लड़की मेरी बेनेट, जिसे नॉवल पढ़ने का बहुत शौक था और दिन भर नॉवल ही पढ़ती रहती थी और लोगों को मॉरलिटी पर लेक्चर्स देती थी। इसके बाद है कैथरीन बेनेट। इसके बारे में नॉवल में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसका नाम याद रख लेना। इसके बाद है लीडिया बेनेट। यह अपनी माँ मिसेस बेनेट की बहुत लाडली है, जिनके प्यार ने उसे बिगाड़ रखा था। तब बेनेट फैमिली के बारे में हमें पता चल गया है। सो अवर नेक्स्ट कैरेक्टर इज चार्ल्स बिंगले, जो कि काफ़ी रिच, हैंडसम और वेल बिहेव जेंटलमैन हैं। इनकी 2 बहनें हैं। एक का नाम लुइसा हर्स्ट, जो मैरिड है, और दूसरी कैरोलिन, जिनकी शादी अभी नहीं हुई है। अब इस नॉवल का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर और साथ ही इस नॉवल का हीरो मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी, जो चार्ल्स बिंगले के बेस्ट फ्रेंड हैं और उनसे भी ज़्यादा रिच हैं। लेकिन उनका नेचर पब्लिकली थोड़ा अनप्लीजिंग और एरोगेंट था, जिसके कारण लोग उन्हें घमंडी समझते थे। और इनके भी एक 15 साल की बहन है, जिसका नाम जियोर्जियाना डार्सी है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर कॉलिन्स। मिस्टर कॉलिन मिस्टर बेनेट के दूर के कज़न हैं। मिस्टर बेनेट के बेटे न होने की वजह से उनकी सारी प्रॉपर्टी मिस्टर कॉलिन्स को मिलने वाली थी। नेक्स्ट कैरेक्टर है लेडी कैथरीन। यह डार्सी की आंट है। अगला कैरेक्टर है जॉर्ज विकाम, एक हैंडसम सोल्जर। इनके अलावा थोड़े माइनर कैरेक्टर हैं, जैसे मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर और शैर्लोट लुकास। अब हम इस नॉवेल की समरी डिस्कस करते हैं। मिस्टर और मिसेस बेनेट अपनी 5 बेटियों के साथ लॉन्गबर्न नाम के टाउन में रहते थे। उनकी सभी बेटियां अभी कुंवारी थी। मिसेस बेनेट अपनी बेटियों की शादी अमीर घर में करना चाहती थी। एक दिन मिसेस बेनेट को पता चलता है कि चार्ल्स बिंगले नाम का एक अमीर लड़का नीदरफील्ड पार्क नाम के स्टेट में रहने आया है, जो उनके घर से थोड़ी ही दूर था। मिसेस बेनेट यह खबर सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और सोचती हैं कि अगर चार्ल्स उनकी किसी भी बेटी को पसंद कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए वो मिस्टर बेनेट से जिद करके चार्ल्स बिंगले के यहाँ एक सोशल विजिट के लिए उन्हें भेज देती है। थोड़े दिनों बाद चार्ल्स एक असेंबली हॉल में एक बॉल पार्टी रखता है। उसमें उसने पूरे टाउन को इनवाइट किया था। इस पार्टी में बेनेट फैमिली चार्ल्स के सिस्टर कैरोलिन और लुइसा से भी मिलते हैं। चार्ल्स के साथ उसका क्लोज फ्रेंड डार्सी भी आया हुआ था और कहा जा रहा था कि वह चार्ल्स से भी ज़्यादा रिच था। चार्ल्स को सब लोग उसके हंसमुख स्वभाव की वजह से पसंद करते थे। वह मिसेस बेनेट की बड़ी बेटी जेनी की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसके साथ डांस भी करता है। जब चार्ल्स बिंगले यह देखते हैं कि उनके बेस्ट फ्रेंड मिस्टर डार्सी अकेले खड़े हुए हैं, तो वो उनके पास जाकर यह कहते हैं कि तुम भी अपने लिए कोई डांस पार्टनर ढूंढ लो, ताकि तुम भी इस पार्टी को एंजॉय कर सको। इतना ही नहीं, वो उन्हें जेने बेनेट की छोटी बहन एलिजाबेथ का नाम भी सजेस्ट करते हैं। लेकिन मिस्टर डार्सी कहते हैं कि उन्हें एलिजाबेथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव या ब्यूटीफुल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलिजाबेथ वहीं पास में खड़ी थी और उसने इनकी सारी बातें सुन ली। उसे ये लगता है कि मिस्टर डार्सी काफ़ी ज़्यादा घमंडी इंसान है और उसके मन में मिस्टर डार्सी को लेकर एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो गई। कुछ दिनों बाद चार्ल्स की बहनें कैरोलिन और लुइसा जेने को अपनी प्रॉपर्टी पर इनवाइट करती हैं।
जेने वहाँ जाती है, लेकिन एक दिन बारिश में भीग जाने के कारण वह बीमार हो गई। इसके कारण उसे कुछ दिन वहीं रुकना पड़ता है और उसकी देखभाल के लिए वह अपनी छोटी बहन एलिजाबेथ को बुला लेती है। चार्ल्स और डार्सी काफ़ी अच्छे दोस्त थे, इसलिए उनका एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। चूँकि एलिजाबेथ चार्ल्स के ही घर होती है, इसलिए उनका सामना अक्सर हो जाया करता था। धीरे धीरे डार्सी एलिजाबेथ को उसके अच्छे नेचर और समझदारी की वजह से पसंद करने लगता है, लेकिन चार्ल्स की बहन कैरोलिन को यह अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह खुद भी डार्सी को पसंद करती थी। जेने के ठीक हो जाने के बाद जेने और एलिजाबेथ वापस घर आ जाते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि कॉलिन नाम का एक लड़का आया हुआ था। वह उनका दूर का रिश्तेदार था और उनकी प्रॉपर्टी का होने वाला वारिस था। मिस्टर एंड मिसेस बेनेट का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी कॉलिन को देने का फैसला करते हैं क्योंकि उस ज़माने में प्रॉपर्टी केवल मेल को ही मिलती थी। कॉलिन बहुत मजाक किया था। जल्द ही उसने एलिजाबेथ के सामने अपनी शादी की इच्छा जताई, लेकिन एलिजाबेथ को वह पसंद नहीं था और उसने उसे मना कर दिया। इसी दौरान पास में ही मिलिट्री का कैंप लगता है। विकाम नाम का एक हैंडसम सोल्जर एलिजाबेथ का दोस्त बन जाता है। वह उसे बताता है कि डार्सी ने धोखे से उसकी विरासत छीन ली थी। इससे एलिजाबेथ को डार्सी और बुरा लगने लगता है। एक दिन सडनली मिस्टर चार्ल्स अपनी दोनों बहनों और मिस्टर डार्सी के साथ अनएक्सपेक्टेडली बिजनेस की वजह से वापस लंदन चले जाते हैं। मिस्टर चार्ल्स की बहन कैरोलिन ने जेने बेनेट को एक लेटर के थ्रू ये इन्फॉर्म किया कि वो लोग अब नीदरफील्ड वापस नहीं आएंगे और उसके भाई चार्ल्स की डार्सी की बहन जॉर्जियाना के साथ सगाई होने वाली है। इस लेटर को पढ़कर जेने का दिल टूट जाता है, जिसकी वजह से एलिजाबेथ को यह लगता है कि कैरोलिन और डार्सी मिलकर जेने और मिस्टर चार्ल्स को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद एक और हैरान कर देने वाली खबर मिलती है कि कॉलिन ने एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड शैर्लोट से शादी कर ली है। एलिजाबेथ अपनी फ्रेंड से प्रॉमिस करती है कि वह उससे मिलने लंदन आएगी, जहां उसका घर था। इसके बाद जेने अपने अंकल आंटी मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर के पास लंदन जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात चार्ल्स की बहन कैरोलिन से होती है, लेकिन वो जेने से बहुत रूडली बात करती है और वो बहुत अपसेट हो जाती है। उसे लगता है कि शायद चार्ल्स उससे शादी करना नहीं चाहता। थोड़े दिन बाद एलिजाबेथ अपनी फ्रेंड शैर्लोट से मिलने लंदन जाती है। शैर्लोट का घर लेडी कैथरीन के घर के पास ही था, जो डार्सी की आंट लगती थी। एक दिन डार्सी जब अपनी आंटी के घर गया तो उसने एलिजाबेथ को वहाँ देखा। फिर वह बार बार अपनी आंटी के घर जाने लगा ताकि एलिजाबेथ को देख पाए। एक दिन वह एलिजाबेथ से मिला और शादी के लिए प्रपोज कर दिया। यह सुनकर एलिजाबेथ हैरान रह गई। उसने उसे खरी खरी सुनाई और उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। उसने कहा वह उसे ज़रा पसंद नहीं करती क्योंकि वह घमंड इंसान है। उसी ने जेने और चार्ल्स को दूर किया है और विकाम की प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की थी। यह सुनकर डार्सी चुपचाप वहाँ से चला गया, लेकिन बाद में वह एलिजाबेथ को एक लेटर भेजता है। उस लेटर में उसने बताया कि हाँ, उसने चार्ल्स को जेने से दूर किया था क्योंकि उसे उन दोनों की रिलेशनशिप सीरियस नहीं लग रही थी और इसमें एलिजाबेथ के परिवार के कुछ लोगों की भी गलती थी, जो सिर्फ अच्छे घर के लिए जेने की शादी चार्ल्स से करवाना चाहते थे। अगर वो दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते होंगे तो यह दूरी उन्हें इसका एहसास करवाएगी और उन्हें अपने इस रिलेशनशिप को ठीक से समझने के लिए वक्त भी मिलेगा। लेटर में डार्सी ने आगे बताया कि विकाम की विरासत उसने नहीं छीनी थी और उसने एलिजाबेथ को सब झूठ बताया है। असल कहानी कुछ और थी। दरअसल विकाम का पिता डार्सी के पिता का बटलर था। डार्सी के पिता ने दया करके विकाम के नाम कुछ प्रॉपर्टी की थी, लेकिन विकाम ने डार्सी की 15 साल की बहन को भगा कर ले जाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से नाराज़ होकर डार्सी के पिता ने उसके हिस्से से उसे बेदखल कर दिया। यह लेटर पढ़कर एलिजाबेथ को लगा डार्सी इतना बुरा नहीं था जितना वह समझ रही थी, क्योंकि यह सच था कि उसकी माँ जाने से चार्ल्स की शादी करवाने के लिए उतावली थी ताकि उसे अमीर घर मिल सके। एलिजाबेथ और बाकी सबने अपने प्रेजुडिस की वजह से डार्सी को गलत इंसान समझ लिया था। लोग जिसे उसका प्राइड समझ रहे थे, वह तो सिर्फ उसका लॉजिक था। घर वापस लौटकर एलिजाबेथ ने विकाम को ज़्यादा घास नहीं डाली क्योंकि अब उसे उसकी सच्चाई पता चल चुकी थी। थोड़े दिनों बाद एलिजाबेथ फिर से लंदन जाती है। इस बार वह अपने अंकल आंटी मिस्टर और मिसेस गार्डिनर के पास रुकती है। एलिजाबेथ एक बार अपने अंकल आंटी के साथ पेम्बरली जाते हैं, जो डार्सी खुद का एस्टेट था। उस समय डार्सी बाहर गया हुआ था। पेम्बरली एस्टेट को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहाँ के नौकरों ने बताया कि उनका मालिक डार्सी बेहद दयालु और खुले दिल का था।
और हमेशा उनकी मदद किया करता था। अचानक तभी डार्सी वहाँ आ जाता है। वह उन सबसे बहुत ही शालीनता से मिलता है और उनकी खातिरदारी करता है। एक दिन एलिजाबेथ को घर से लेटर मिलता है। उसे पता चलता है कि उसकी बहन लीडिया विकाम के साथ भाग गई थी। यह सारे परिवार के लिए शर्म की बात थी। वह जल्दी से घर के लिए रवाना हो जाती है। मिस्टर बेनेट और मिस्टर गार्डिनर लीडिया को लाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बाद में मिस्टर बेनेट खाली हाथ लौट आते हैं। उन्हें लीडिया कहीं नहीं मिलती है और फाइनली जब मिस्टर गार्डिनर विकाम और लीडिया को ढूंढ लेते हैं तो विकाम मिस्टर गार्डिनर से यह कहता है कि वह लीडिया से जब तक शादी नहीं करेगा जब तक उसका कर्ज चुकाने के लिए उसे पैसे नहीं दिए जाएं। फिर आखिर में डार्सी पैसे देकर यह मैटर सॉल्व करते हैं और सभी लोगों को यह लग रहा होता है कि विकाम को पेमेंट उसके अंकल आंटी ने किया है। एलिजाबेथ को असल बात का पता तब चलता है जब लीडिया अपने घर आती है। इसके बाद लीडिया और विकाम ने विदाई ली और नॉर्थ इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए, जहां विकाम की नई पोस्टिंग हुई थी। कुछ समय बाद चार्ल्स और डार्सी फिर से नीदरफील्ड रहने आ गए। चार्ल्स और जेने फिर से मिलने लगे। इस बार वे अपनी रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सीरियस थे। उधर डार्सी भी बेनेट फैमिली से मिलने लगा, लेकिन उसने एलिजाबेथ से ज़्यादा कुछ बातें नहीं की, पर वह मन ही मन उसे चाहता था। एक दिन चार्ल्स ने बेनेट्स के यहाँ जाकर जेने का हाथ मांग लिया। इससे सारे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सब ने इस मौके को सेलिब्रेट किया। एक दिन डार्सी की आंट लेडी कैथरीन भी नीदरफील्ड आई। वह एलिजाबेथ से मिली और बोली, सुना है कि डार्सी तुमसे शादी करना चाहता है और प्रॉमिस करो कि डार्सी से शादी नहीं करोगी, क्योंकि वह डार्सी की शादी अपनी बेटी से करना चाहती थी। लेकिन एलिजाबेथ ने साफ मना कर दिया और बोली कि वह डार्सी से इंगेज तो नहीं है, लेकिन वह अपनी खुशी के खिलाफ कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकती, क्योंकि वह भी डार्सी को पसंद करने लगी थी। जब लेडी कैथरीन ने ये सब बातें डार्सी को बताई तो वह मन ही मन खुश हो गया। कुछ समय बाद डार्सी एलिजाबेथ के साथ वॉक पर जाता है। वहाँ वह कहता है कि अभी भी एलिजाबेथ के लिए उसकी फीलिंग्स बदली नहीं हैं। इसके साथ ही वह फिर से उसे प्रपोज करता है। एलिजाबेथ इस बार खुशी खुशी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। यह बात पता चलने पर सारा परिवार खुश हो जाता है। कुछ समय बाद जेने और चार्ल्स तथा एलिजाबेथ और डार्सी की शादी हो जाती है। तो इस तरह मिसेस बेनेट की 3 बेटियों की शादी हो जाने से उनकी चिंता कुछ कम हो जाती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस नॉवेल की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। Thank you for watching, and if you have any queries regarding this story, let me know in the comment section.